वेलकम बैक करते हैं जी आपको इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। और हम बात कर रहे हैं कोविड-19, इसके फैलाव, इसके लिए जो इक़दामात हुकूमत ले रही है, जो एक इंडिविजुअल ने इक़दामात लेने हैं। और ये दोनों, हुकूमत हो या इंडिविजुअल हो, ये किस से ये तमाम चीज़ें अखज़ करते हैं। ये जो स्पेशलिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और जो डॉक्टर्स हैं, जो हरावल दस्ता है जो काम कर रहा है, जो सजेशंस देते हैं, WHO जो सजेशंस देता है, ये रिकमेंडेशंस जो WHO की होती हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अयास कोई और हल नहीं है इसका। और इस वक्त दुनिया में रिसर्च भी जारी है। इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ वैक्सीन्स के ऊपर जो है वो ट्रायल्स भी हो रहे हैं। कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, कुछ किसी दौर में गुजर रहे हैं। कुछ दावा मुख्तलिफ तौर पर हमें देखने में आया, यूरोप से भी आया, अमरीका से भी आया और चाइना से भी आया है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी ये वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है मार्केट के अंदर और कितनी कीमत पे अवेलेबल हो सकती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो ममालिक जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे सूरत हाल क्या होगी। ये सारी सूरत हाल इस वक्त जारी है। सिचुएशन इस वक्त क्या कहते हैं कि इवॉल्विंग सिचुएशन है। कोई चीज़ हतमी तौर पर कोई शख्स नहीं कह सकता। अथॉरिटीज़ भी ये कहती हैं कि हम भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वायरस हमारे इख्तियार में नहीं है। इसकी हैत कैसी है, बदल रही है। जी हाँ, बेबसी का इजहार कर बेबसी तो खैर बहुत ही मायूस कुन लफ्ज़ है। मैं बेबसी का तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंसान कोशिश, यकीनन कोशिश हर एक स्टेक होल्डर्स की जानिब से वो जारी है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक अथॉरिटी समझे जाने वाले डॉक्टर अताउर रहमान साहब। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, खुद इन्होंने जो स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की हुई है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया स्पेशल ट्रांसमिशन में। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, मैं पढ़ा था आपके हवाले से, आप फरमा रहे थे कि जो चाइना में कोविड-19 का वायरस जो दरियाफ्त हुआ है, या वायरस ने जो वहाँ पे तबाही मचाई है, वो वायरस और पाकिस्तान के वायरस में कोई फ़र्क है, इसकी हैत में कोई फ़र्क है। थोड़ा सा हमें समझाइएगा आम अल्फाज में कि ये फ़र्क कैसा है, यहाँ के माहौल के मुताबिक ये फ़र्क है। फिर हम आपसे ये भी पूछेंगे कि वो ज़्यादा नुकसानदेह था या ये ज़्यादा नुकसानदेह है। सर, योर टेक प्लीज़। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। मतलब एक लड़ी है मॉलिक्यूल्स की जो आपस में जुड़ी हुई है। समझिए एक लंबा सा हार है जिसमें 30,000 के करीब मोती लगे हुए हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं इस हार में। ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, और ये आपस में इनकी जो तरतीब है वो उसके ऊपर मुनहसिर होता है कि इसकी एक्टिविटी क्या होगी, किस तरह ये हमला करेगा और कहाँ इसके वीक पॉइंट्स हैं, किस तरह इसके खिलाफ वैक्सीन डेवलप की जा सकती हैं। तो ये जो इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो इसकी साख्त है, ये कराची यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसमें पूरा सीक्वेंसिंग फैसिलिटी है कि हम इसका स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं। ये जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च कराची यूनिवर्सिटी में, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस का हिस्सा है, और ये मेरे वालिद के नाम से ही मंसूब है, क्योंकि मेरी ग्रांट से ये बनाया गया था, पर्सनल डोनेशन से। तो इसमें हमने इसका स्ट्रक्चर जो डिटरमिन किया है, तो पता चला है कि इसमें 8 जगह पर म्यूटेशंस आ चुकी हैं, यानी कि इसके जो तब्दीली आ चुकी है इसके साख्त में, इसके स्ट्रक्चर में 30,000 जगहें तकरीबन हैं, उसमें से 8 जगह पे तब्दीलियां आ चुकी हैं उस वायरस के मुकाबले में जो चाइना में पाया जाता है। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या इसकी वजह से ये वायरस जो है ज़्यादा मोहलिक या कम मोहलिक हो जाएगा? ये क़ब्ल वक्त है, जब तक कि हम और बहुत सारे जीनोम्स का जायज़ा ना ले लें और बहुत सारे वायरसेस का जायज़ा ना ले लें जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे लोगों पे इन्फेक्ट किया है जिन्होंने, और जो पाए जाते हैं। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, 100 जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें हम मुख्तलिफ जगह से वायरसेस को आइसोलेट कर रहे हैं, उनको फिर उनकी साख्त जो है डिटरमिन की जा रही है, और फिर उनको मुकाबले किया जा रहा है ओरिजिनल चाइनीज़ वायरस से या और दूसरे वायरसेस जो अमेरिका में पाए गए हैं। तो इवेंचुअली हमें इसके बारे में काफ़ी मालूमात हो जाएगी कि ये वायरस जो है किस किस्म का है और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सब काम एक बायोसेफ्टी लेवल 3 फैसिलिटी हमने इस्टेब्लिश करी है। ख़ास फैसिलिटी होती है जहाँ वायरसेस पे, ये पाकिस्तान का पहला वायरोलॉजी वायरस रिसर्च का सेंटर भी हमने कायम किया है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। और इन BSL 3 फैसिलिटी के अंदर
हमारे ये वायरस के ऊपर भी रिसर्च हो रही है, और जो सिंध के बहुत सारे सैंपल्स आ रहे हैं जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स के, वो भी सब हमारे यहाँ काफ़ी हद तक एनालाइज हो रहे हैं। और इसके अलावा जो अभी प्लेन क्रैश हुआ था और उसमें बॉडी आइडेंटिफिकेशन जो हो रही है, वो भी हमारा एक सेंटर है, फोरेंसिक साइंस सेंटर, जो हमने इसी इदारे में कायम किया है, वो भी सब वहीं पर बॉडी आइडेंटिफिकेशन हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अभी जिस तरह आपने फरमाया कि इसकी 8 मरतबा जो ये अपनी हैयत तब्दील कर चुका है, तो क्या ये वजह समझ लेनी चाहिए कि अब तक दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं इसके हवाले से कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं कर सकते हैं, या कोई इलाज के लिए ऐसी ठोस मेडिसिन जो है वो सामने नहीं आ सकी है क्योंकि ये अपनी हैयत जो है वो तब्दील कर रहा है? 8 जगह, 8 दफा नहीं बल्कि 8 जगह पर तब्दील कर चुका है। 30,000 जगहें हैं इसमें तकरीबन, तो 8 जगह पे तब्दील कर चुका है। और ये वायरस अक्सर करते हैं, म्यूटेशन होती है उनकी, कोई नई चीज नहीं है, और अपनी हैयत बदलते रहते हैं। और यही वजह है कि आपको एक ही बीमारी के लिए बहुत सी नई नई वैक्सीन्स डेवलप होती हैं, क्योंकि वो वायरस जो है वो अपनी हैयत बदल चुका होता है। जैसे फ्लू का वायरस है या बहुत सारे और वायरसेस हैं, तो इसमें हर साल आपको नई वैक्सीन्स की ज़रूरत होती है, या हर 2-3 साल बाद नई वैक्सीन्स की कोई अपनी हैयत बदल लेता है। तो इस वजह से, लेकिन अक्सर वैक्सीन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं और वो बहुत सारे चेंजेस ऑफ म्यूटेशंस को कवर करती हैं। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कोई वैक्सीन डेवलप हो तो वो जो है वो 1 साल में या 6 महीने में नाकारा हो जाए। ये इस पे डिपेंड करता है कि किन जगहों पर अपने साख में ये तब्दीली आ रही है, और वो तब्दीली जो है वो कॉन्सिक्वेंशियल है या इनकॉन्सिक्वेंशियल। मतलब ये कि उस तब्दीली से वैक्सीन का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा या उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है, खासा कॉम्प्लेक्स एरिया है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि हर्ड इम्यूनिटी पे पहले भी आपसे बात हुई और आपने बड़ा उसको क्रिटिसाइज़ किया, राइटफुली किया, क्योंकि इससे काफ़ी इंसानी जानें ज़ाया होती हैं। ये फरमाइएगा जिस तरह से इसकी लाइफ वायरस की या इसके साथ हमारा इंटरेक्शन लेवल है, इस टाइम की बढ़ोतरी होती है या वक्त बढ़ता जाता है, तो उसमें क्या हमारे अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वैसे स्ट्रांग हो जाएगा कि हम इसके साथ अगर फर्दर इंटरेक्ट करेंगे भी तो उतना मुतासिर नहीं हो सकते जितना 2 माह पहले हम मुतासिर हो सकते थे? दरअसल हर्ड इम्यूनिटी का मसला ये है कि उसमें आपके पास तादाद जो है वो पेशेंट्स की काफ़ी बढ़ जाती है एक साथ। और अगर आपके पास हॉस्पिटल सिस्टम ऐसे हैं या आप उनको एक्सपेंड कर सकते हैं जो उस तादाद को कोप कर सकें, उसको उस मुकाबले को मीट कर सकें आप, तो फिर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आप जा सकते हैं, जैसे स्वीडन ने किया। स्वीडन ने हर्ड इम्यूनिटी की तरफ गए वो, लेकिन उन्होंने 3 गुना ज़्यादा अपने इंटेंसिव केयर यूनिट्स और हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को एक साथ बढ़ाया। आपको शायद 15 या 20 गुना ज़्यादा अपने हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को और ICUs को बढ़ाना पड़ता अगर आप भी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाते। तो एक तो इसके, क्योंकि अल्टीमेटली ये वायरस यहाँ पे अब है और आज नहीं तो कल ये हम सबको लगेगा। और अब वो सवाल यही है कि क्या हम इस वायरस को अपने आप को अगले 3 से 6 महीने में एक्सपोज करें, या कि इस वायरस को अगले 2-3 साल तक बढ़ा दें लॉकडाउन के ज़रिए और स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए, ताकि एक वैक्सीन आ जाए उससे पहले। और वैक्सीन उम्मीद है अगले 8-9 महीने में आ जाएगी, तो उसके बाद आपको इतनी फिक्र नहीं रहेगी फिर आप सारा खोल सकते हैं। तो असल जो जंग है वो अगले 8 से 10 महीने तक है, जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक आपको हर्ड इम्यूनिटी की तरफ तो नहीं लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी बढ़ सकते थे अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपने हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज़ को 10 गुना ज़्यादा या 20 गुना ज़्यादा एक्सपैंड कर लेते। लेकिन मौजूदा सूरत हाल, क्योंकि आपके पास उस तरह की फंडिंग नहीं है, उतने टेक्नीशियन नहीं है, उतने डॉक्टर्स नहीं हैं, आप स्वीडन का मॉडल फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए यही मॉडल जो है आपके लिए मुनासिब है। इससे यकीनन एक एराटिक एग्जिट होगी। एराटिक एग्जिट का मतलब ये है कि आप जो इस पूरी बीमारी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कभी आपको टाइट करना पड़ेगा, कभी ढीला करना पड़ेगा। जिन इलाकों के अंदर ये वायरस तेजी से फैलेगा और हॉटस्पॉट्स होंगे वहां पे टाइट करना पड़ेगा, लॉकडाउन किसी जगहों पे सख्त करना पड़ेगा, कुछ जगहों पे नरम करना पड़ेगा। तो वो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा रोजाना, हर हफ्ते, हर महीने,
कि क्या सूरत हाल है। एनसीओसी की, डॉक्टर साहब, एनसीओसी की भी यही पॉलिसी है। अभी कुछ दिन पहले जब बात कर रहे थे असद उमर साहब, तो उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात की थी कि हॉटस्पॉट्स को अब हम अटैक करेंगे और उन्हीं को हम जो है वो लॉकडाउन वहां पे किया जाएगा और जो बाकी इलाके होंगे वहां पे नहीं करेंगे। ये ज्यादा इफेक्टिव लगती है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही पॉलिसी है जो असद उमर साहब बता रहे थे। और ये एक जो बेस्ट माइंड्स हैं हमारे, ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वो मिलते हैं, रोजाना के तौर पे डिस्कशन होता है, उसमें प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं और फिर एक लाया अमल तय होता है कि हमें क्या करना चाहिए। और यही स्ट्रैटेजी के ऊपर हमें काम करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान कंप्लीट लॉकडाउन तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब मुल्क है, हमें सनतें खोलनी पड़ेंगी। लेकिन ख़ास तौर पे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हैं वो बूढ़े लोग हैं, जिनकी 60 या 70 साल से ज़्यादा उम्र है, तो उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि उनको किसी तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जो प्रोटेक्शन दे सकते हैं दें। और फिर दूसरी सनतों के अंदर SOPs वगैरह फॉलो करनी पड़ेंगी, ताकि मुल्क जो है वापस हमारी सनतें जो हैं वो आगे पाकिस्तान में तो अगर हम इस मरीजों की तादाद देखते हैं तो उसकी एज ब्रैकेट तो 31 से 45 यानी 31 से 45 साल के दरमियान हमें ज़्यादा नज़र आती है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ एवरेज एज जो है वो 32 साल की है इस मुल्क में, यानी कि यंग पॉपुलेशन जो है, अगर आप देखें कि 22 करोड़ की आबादी है तो उसके अंदर कोई 11-12 करोड़ जो हैं वो 25 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो आबादी ही आपके पास बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन की है और इसकी वजह से आपको ये ज़रूर नज़र आता है। लेकिन अगर आप तनासुब देखें कि कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं उस आबादी के ग्रुप से, तो सबसे ज़्यादा जो लोग मुतासिर हो रहे हैं वो बड़ी उम्र के अफराद हैं, जिनकी उम्र 60 या 70 साल से ज़्यादा है। कोई आपकी गुफ्तगू में एक खुशाइंद जुमला जो मुझे लगा और यकीनन हमारे नाज़रीन को भी, आपने फरमाया कि आइंदा 8 से 9 महीने के अंदर जो है इसकी वैक्सीन जो है वो आ जाएगी और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि हम जो इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त लगी हुई हैं इस हवाले से कि कौन सा मुल्क जो है पहले वैक्सीन तैयार करने में कामयाब हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि नॉर्मली भी ऐसा ही होता है कि अगर खुदा न खास्ता माजी की भी हम बात करते हैं तो माजी में जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं स्पेनिश वायरस फ्लू की बात करते हैं, उस वक्त भी इतना ही टाइम लगा था इस तरह की वैक्सीन के लिए या दरियाफ्त होने के लिए उसको, और अब भी क्या नॉर्मली इतना ही वक्त दरकार होता है या इस मर्तबा सिर्फ ये कोरोना की जो वायरस की वैक्सीन है इसको दरियाफ्त करने में इतना टाइम जो है वो लग रहा? आमतौर पे वैक्सीन तैयार करने में 5 से 10 साल लगते हैं। ओके, ये कोई एवरेज टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत उसके ऊपर काम करना होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स करने होते हैं, और इस तरह की जब वबा आती है तो वबा आके गुजर चुकी होती है, उसके बाद फिर उसकी वैक्सीन अगली वेव के लिए तैयार होती है, वो वेव जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है। लेकिन इस दफ़ा ख़ास इमरजेंसी के तौर पे कोशिश ये की जा रही है कि साल 1.5 साल के अंदर ये तीनों जो फेजेस हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें शुरू में जानवरों पे भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स भी होते हैं, ये सब कंप्लीट कर लिए जाएँ। 100 कंपनी हैं ऐसी जो वैक्सीन की तैयारी में इस वक्त लगी हुई हैं, जिसमें से मेरा अंदाज़ा है कि 8 या 10 कंपनियां अपनी वैक्सीन जो है वो 8-9 महीने में या 10 महीने में मार्केट में लाने में कामयाब हो जाएंगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वैक्सीन कामयाब हो, कुछ बहुत सी वैक्सीन जो हैं वो फेल हो जाती हैं या इतनी मौसर नहीं होती। तो कुछ वैक्सीन जो हैं वो 3 या 4 कंपनियों की शायद वैक्सीन मार्केट में आ जाएं अगले 8-9 महीने में, जो कि मौसर हों। और सवाल यही है कि उनकी प्राइसिंग क्या होगी, क्योंकि वो तो मुझे उम्मीद है कि वो प्राइसिंग ऐसी हो कि वो तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं वो उसको अफोर्ड कर सकें और वो आउट ऑफ रेंज ना हो जाए उसकी प्राइसिंग। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, इस दोबारा इस वायरस के ऊपर आते हैं, जिस तरह से आपने इसकी हेल्थ के हवाले से बात की और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आपने डिस्कस किया है, एक सर्टन माहौल को भी ज़रा बता दीजिएगा हमारे समझाने के लिए कि कौन सा ऐसा सर्टन माहौल है जिसके अंदर ये बिल्कुल वीक हो जाता है और बिल्कुल इसका खात्मा हो जाता है उस बॉडी के अंदर से जिस बॉडी में ये वायरस मुब्तला कर देता है उस शख्स को कोविड-19 के अंदर। तो फरमाइएगा कैसा सर्टन एक माहौल चाहिए होता है इसको? बात यह है कि ये वायरस जो है इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि इसके अंदर आपने देखा होगा जो शक्ल इसकी होती है, इसमें बहुत सारे उभरे हुए, एक गेंद की शक्ल है, उसमें बहुत सारी उभरे हुए नोकें निकली हुई हैं। ये जो नोकें हैं ये समझे चाबियां हैं।
और उसके जो ताले हैं वो आपके जिस्म के अंदर, हलक के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर कुछ रिसेप्टर्स हैं जिसमें ये चाबियां घुस जाती हैं और ये उनके साथ बाइंडिंग हो जाती है। ये ACE2 रिसेप्टर्स कहलाते हैं। और फिर एक दफ़ा ये बंदिश उनकी हो जाती है तो फिर अंदर ये खलिए के अंदर दाखिल होकर, क्योंकि वायरस खुद जिंदा नहीं होता लेकिन ये आपके अपने खलिए का जो मैकेनिज्म है मल्टीप्लिकेशन का उसको इस्तेमाल करता है। तो इस वजह से जो इस वक्त बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है कि ACE2 रिसेप्टर्स जो ये बाइंडिंग कर रहे हैं इसको रोका जाए। तो एक तो ये, दूसरी जो रिसर्च हो रही है कि इसके सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ वैक्सीन्स डेवलप की जाएं। तो जो आपने माहौल किया कि किस माहौल के अंदर ये सबसे ज़्यादा पनपता है या सबसे कम पनपता है, तो क्लोज्ड स्पेसेस जो होती हैं, बंद कमरों के अंदर लोग मौजूद हैं, आप सिनेमा हॉल के अंदर बैठे हैं, आप किसी और कांग्रेगेशन के अंदर बैठे हैं, तो बहुत तेज़ी से ये फैलता है और मुतासिर करता है। अगर आप खुली हवा के अंदर हैं जहाँ पे हवा चल रही है तो वहाँ पे चांसेस इसके आने के कम हैं। दूसरे, आप मास्क पहने हुए हैं और सब मास्क पहने हुए हैं तो आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो आप आमतौर पे आम मास्क पहनते हैं इससे आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, लेकिन जो सामने वाला आदमी है उसको प्रोटेक्शन मिलती है। तो यू फॉर मी एंड आई फॉर यू वाला हिसाब है। तो इसमें क्योंकि 90-95% जो आप खांसते हैं या बोलते हैं, जो कतरे जो मुंह से निकलते हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं उसी कपड़े के ऊपर। अगर वो N95 मास्क है तो उसके अंदर उसको वायरस से प्रोटेक्शन मिलती है आपको, लेकिन अगर वो N95 नहीं है, कपड़े का है, तो उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है लेकिन दूसरे को मिलती है, आपको नहीं मिलती। लेकिन ये बहुत अहम है कि सब कपड़ा मास्क पहने और मास्क नहीं है तो कम से कम एक रुमाल ही बांध लें। छोटी छोटी चीज़ों से आप बच सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो नोट आप गिनते हैं, पता नहीं कितने हाथों से गुजरे होते हैं ये नोट, बाद में बिल्कुल हाथ फौरी तौर पे साफ कर लें। अखबारों को आप हैंडल करते हैं, पैकेट्स आते हैं घर के अंदर उनको हैंडल करते हैं। ऐसी जो चीज़ को हैंडल करें तो फौरन जाके साबुन से धोएं या फिर इस्तेमाल करें सैनिटाइजर्स। तो इस तरह की जो है जूते जो हैं अपने घर के बाहर उतारें, घर में अंदर ना लाएं जूते, क्योंकि उनके साथ भी वायरस अंदर एहतियाती तदबीर जो है वही हमें बचा सकती हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए, और बड़ी अहम गुफ्तगू जो है वो आपने की। और यकीनी तौर पर डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी जिस तरह पे आखिर में अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि छोटी छोटी चीज़ें हैं यासर कि जिससे हम अपने आप को इस वायरस से बेसिकली सवाल पूछने का मकसद यही था कि हमारे नाज़रीन को भी बार बार हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उनको ये मालूम हो, उनको ये पता चले कि वो माहौल हमने नहीं पैदा करना, वो माहौल नहीं देना, इकट्ठे नहीं होना एक जगह के ऊपर, क्लोज जगह के ऊपर, मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करना है। यही बात डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, साइंटिफिकली बात कर रहे थे। कुछ और जी तरीका इलाज भी किया जा रहा है और इसका तरीका इलाज तो यकीनन वैक्सीन की सूरत में ही सामने आ सकता है, लेकिन कोविड से जो लोग रिकवर हो रहे हैं पाकिस्तान में प्लाज्मा के ज़रिए जो है इसको इस्तेमाल करके वो रिकवर करवाया जा रहा है। और जो बड़ी कि इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि इसमें बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। और इस प्रोजेक्ट की जो रूह रवा हैं जी डॉक्टर ताहिर शमसी साहब हैं, इस वक्त उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिर शमसी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है। ये बताइएगा, प्लाज्मा के हवाले से कुछ अर्सा पहले आपने बताया कि ये काम होगा और इंशाल्लाह हम इस पर ट्रायल्स शुरू करेंगे, फिर अभी ट्रायल्स भी हुए हैं, कुछ हौसला अफजा नताइज भी इसके सामने आना शुरू हो गए हैं। कुछ थोड़ा आगाह कीजिएगा कि आज से 1 महीना पहले डॉक्टर ताहिर शमसी और उनकी टीम कहाँ पे खड़ी थी और आज डॉक्टर ताहिर और उनकी टीम जो है वो कहाँ पे खड़ी है, कितनी कामयाबी आप समझ चुके हैं, क्या चैलेंजेस आपको दरपेश हैं और मज़ीद कितना काम हो रहा है सर? मैं तो सिर्फ एक ही जुमला कहूँगा कि अल्लाह ने और मेरी टीम को सुर्ख रूह किया, और जो हम जितनी उम्मीद के साथ पूरी कौम को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे और प्लाज्मा के ज़रिए इलाज शुरू करने का जो नज़रिया पेश किया गया था मार्च के महीने में, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बिल्कुल उसी तरीके से हमें कामयाबी दी और ये बताया कि एक लाइलाज मर्ज़ इंसान के अपने रिकवर हुए हुए लोगों के खून में शामिल जो प्लाज्मा या पानी होता है वो इतना कोरोना के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना के इतना ताकतवर हो चुका होता है कि उसने न सिर्फ उस आदमी के अपने जिस्म में कोरोना को काबू किया, बल्कि उसके जिस्म से ये निकला हुआ पानी जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं वो अगर किसी दूसरे शदीद बीमार आदमी के जिस्म में डाला जाए
तो उसके जिस्म में भी कोरोना वायरस को वो काबू में कर लेता है। हमने जो देखा वो ये देखा कि अभी तक 54 मरीज़ जो हैं, 54 मरीज़ों में ये काम किया गया पूरे पाकिस्तान में, और उसके नतीजे में 86% मरीज़ जो हैं उनको वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, माशाल्लाह। और वेंटिलेटर पे जाए बगैर वो ना सिर्फ स्टेबलाइज होना शुरू हुए बल्कि रिकवर होके घरों की तरफ अब अल्हम्दुलिल्लाह जाना शुरू हो गए। उनके जिस्म में जो कोरोना का पीस भी नेगेटिव होने शुरू हो गए। तो ये बहुत एक हौसला अफजा और खुशी की एक खबर है, क्योंकि देखिए वेंटिलेटर का जो डेटा है पूरी दुनिया का वो ये बताता है कि तकरीबन 90% तक, इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक में 90% तक मरीज कोरोना वाले अगर वेंटिलेटर पे हों तो वेंटिलेटर में वो जिंदा नहीं बचते और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते। तो हमें हर सूरत में पहले दिन से हमारा टारगेट ही यही था कि हम, एक तो ये कि वेंटिलेटर है नहीं हमारे पास, और जो है वेंटिलेटर इसका इलाज नहीं है। तो अब जो मसाइल सामने हैं वो ये है कि हमें फौरी तौर पे रोजाना के हिसाब से करीब 100 लोगों का प्लाज्मा चाहिए पूरे मुल्क में। 100 डोनर्स चाहिए हैं जो कि आगे आए और अपना प्लाज्मा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यही अगला सवाल मेरा यही था आपसे, डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, यही अगला सवाल था। इस वक्त क्या आपको बहुत शदीद कमी लाक है? क्योंकि मैंने देखा कि सिंध हुकूमत ने भी जो है वो अपील की है लोगों से कि जी आप अपना प्लाज्मा डोनेट करें ताकि हम बाकी लोगों का इलाज कर सकें। तो इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बन सकता कि एक तो है ना वॉलंटियर, दूसरा ये कि आप जिन लोगों का इलाज कर रहे हैं उन्हें ये समझाया जाए कि इसका कोई खतरा नहीं है, आपकी कोई कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर नहीं हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और वो वॉलंटियर से हट के फिर वो फॉर्मली जो है वो डोनेट करना शुरू करें ताकि आपकी ये मजीद रेट इंक्रीज हो सके रिकवरी का। सर आपने सिंध हुकूमत का जिक्र किया। सिंध हुकूमत बहुत ताउन कर रही है। जो सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी है वो पूरी तरीके से इस ट्रायल को सुपरवाइज भी कर रही है और हेल्प भी कर रही है। इसके अलावा आपने देखा गुजरी हुई कल को केपी के जो वजीर सेहत थे उन्होंने वहाँ के लिए लोगों से अपील की, पंजाब गवर्नमेंट ने अपील की, और मैं बिल्कुल जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेटिंग सेंटर है उसके साथ राब्ते में हूँ, जफर मिर्जा साहब के साथ राब्ते में हूँ कोई स्ट्रेटजी वजह करने के लिए। और हम यही चाह रहे हैं कि ये सेंटर्स जो हैं जो आइडेंटिफाइड सेंटर्स हैं वहाँ पे प्लाज्मा जमा करने का काम न सिर्फ शुरू हो जाए बल्कि जो लोग सेहतियाब होकर जा रहे हैं, जो करीब 19,000-20,000 तक तादाद पहुँच गई है, तो उनको हुकूमत की तरफ से ही ये बात पे आमादा और राजी किया जा सकता है कि वो लाजमी तौर पर अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आएँ और अपने बहन भाइयों की जानें बचाने के लिए जो कुछ मुमकिन हो सक रहा है, जो एफर्ट हो रही है हमारे NIBD के हवाले से और हुकूमती सतह पे, उसमें शामिल हो सब लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ये भी ऐड कीजिएगा, ये भी ऐड इस पे कर लीजिएगा, जिस तरह आपने फरमाया कि हुकूमती सतह पर ये होना चाहिए कि हर सेहतियाब होने वाला जो शख्स है कोरोना से वो इस हवाले से रजाकाराना तौर पर जो है अपना प्लाज्मा दे। सर कितना मिनिमम टाइम जो है वो दरकार होता है? लाइक एक शख्स जो है वो कोविड-19 से सेहतियाब हुआ है तो कितना ड्यूरेशन उसको चाहिए अपना प्लाज्मा देने के लिए? क्या वो ठीक होते ही जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है क्या वो फौरन अपना प्लाज्मा दे सकता है या कि कुछ टाइम दरकार है इसके लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें प्लाज्मा सिर्फ उन लोगों को फोकस कर रहे हैं जो शदीद बीमारी के आलम में ICUs में दाखिल नहीं हुए बल्कि क्वारंटाइन में रहे या आइसोलेशन में रहे। तो जिस वक्त उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया, PCR का टेस्ट, तो उसके कम से कम 2 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद या 3 हफ्ते के बाद वो अपना प्लाज्मा देने के काबिल इसलिए होते हैं कि उनके जिस्म में एंटीबॉडी की मकदार इतनी हो जाती है जो कि कारामद साबित होगी। अगर हम उनको आइसोलेशन से, क्वारंटाइन से डिस्चार्ज के वक्त अगर हम प्लाज्मा लेने की कोशिश करें तो एंटीबॉडी या तो उनके जिस्म में होगी नहीं या इंतहाई कम मकदार में होगी जो किसी के काम नहीं आ सकेगी। इसलिए डिस्चार्ज होने के, टेस्ट नेगेटिव आने के बाद कम से कम 2 हफ्ता गुजर जाए, उसके बाद वो प्लाज्मा देने के काबिल होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वो जिस वक्त आइसोलेशन से छुट्टी कर, गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी हो गई, वो घर चले गए, तो एक तकलीफ उनको करनी पड़ेगी कि वापस अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जब वो आएंगे तो सिर्फ ये प्लाज्मा ही नहीं दे रहे बल्कि उनका पूरा फुल सर से लेके पैर तक चेकअप हो रहा है, उनके बेशुमार ब्लड के टेस्ट हो रहे हैं, उनके जिस्म में एंटीबॉडीज चेक की जा रही हैं, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C,
HIV, मलेरिया, इन सब के टेस्ट हो रहे हैं। तो ये उनके लिए तो हर लिहाज से फ़ायदेमंद है कि वो अगर वापस आते हैं तो उनका फुल हेल्थ चेकअप होके उनको प्लाज्मा भी दे देंगे, सवाब भी कमा लेंगे और अपनी सेहत का भी चेकअप हो जाएगा उनका दोबारा से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, जो क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला लोग हैं, क्या उन्हें प्लाज्मा दिया जा सकता है या उस प्लाज्मे से उनका इलाज किया जा सकता है, या रिकवर अगर वो कर जाते हैं कोविड-19 से तो क्या उनका प्लाज्मा जो है वो किसी दूसरे पेशेंट्स को लगाया जा सकता है? थोड़ा सा इस बारे में आगाह भी कर दीजिएगा जी। जी, अच्छा, वो लोग जो बहुत दिनों तक ICU में रहते हैं, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, ऐसे भी पेशेंट हैं, तो अमूमी तौर पे उनकी अमूमी सेहत जो है वो उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। और कोशिश हम लोग यही करते हैं कि या दुनिया भर में भी कि ऐसे लोगों को हम तकलीफ ना दें और उनका प्लाज्मा हम ना लें, इसलिए कि उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो वैसे ही कमज़ोर रहा, इसकी वजह से बेशुमार पेचीदगियों से गुजरे और उस कमज़ोरी की वजह से उनको अस्पताल में बहुत बेशुमार कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो उनका इम्यून सिस्टम शायद इतना ताकतवर नहीं है कि वो किसी और के काम आ सके। तो इस वजह से हम ऐसे लोगों को तकलीफ देने से हम गुरेज कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से ना लें। और ऐसे लोग वैसे ही 10 से 15% होते हैं, 80 से ज़्यादा फीसद लोग जो हैं वो होते हैं जो या नज़ला खांसी बुखार के से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ उनको, या बिल्कुल भी अलामत नहीं हुई। तो हम इस वक्त पूरी मुल्क के अंदर हम अपने तौर पे कराची में ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं, आम लोगों को भी जब हमने टेस्ट करना शुरू किया प्लाज्मा के डोनर बनाने के हवाले से, तो हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी जिसका कभी कोरोना का टेस्ट कभी नहीं कराया गया था और ना कभी कोरोना की शिकायत हुई उसको, तो उसका जब हमने एंटीबॉडीज चेक की कोरोना के खिलाफ, तो उनमें से 20% तक हमारे माशरे में लोगों को कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बना चुके हैं। तो ये लोग हैं जो कि अपना प्लाज्मा देने के लिए आ भी रहे। और डॉक्टर साहब इसके साथ साथ ये ऐड कीजिएगा, आपने जिस तरह फरमाया कि 100 डोनर्स जो हैं हमें डेली चाहिए जो प्लाज्मा जो है वो अपना देंगे, ये फरमा दीजिएगा आप जरा रहनुमाई के लिए कि ये जो प्लाज्मा है इसको हम कितना अरसा जो है वो महफूज रख सकते हैं? क्या कोई मैकेनिज्म है इसका, या जो शख्स प्लाज्मा दे रहा है उसका प्लाज्मा फौरी तौर पर उस मरीज को मुंतकिल करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? एक तरीक़ेकार क्या होता है, थोड़ा सा ज़रा बता सकें अगर आप। जी मैं बता देता हूँ। जब हम प्लाज्मा निकालते हैं किसी डोनर से तो करीब 900 ml से फौरी तौर पे 2 बैग में मुंतकिल करके और उसको फ्रीजर में रख दिया जाता है। और फ्रीजर का जो टेम्परेचर होता है वो -40 से लेके -80 के दरमियान होता है। ठीक है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे अगर हम रखते हैं, अगर -40 पे रखते हैं तो 1 साल तक उसको हम महफूज रख सकते हैं। और अगर हम -80 पे रख रहे हैं तो 7 साल तक वो हिफाजत के साथ रखा जा सकता है। और जितने भी सेंटर्स अब नॉमिनेट किए गए हैं, 14 सेंटर्स हैं जहां पर ये प्लाज्मा कलेक्शन का काम अब शुरू हो चुका है या होने वाला है। वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेटिंग सेंटर जो है वहां से ये अब किसी वक्त भी नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आ जाएगा। तो वहां पे सब जगहों पे ये इंतजाम मौजूद है कि प्लाज्मा निकलने के बाद उसको हिफाजत से रखने का भी इंतजाम हो, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े, किसी को भी ज़रूरत पड़े तो प्लाज्मा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, दायरा कार आप इसका जो है आपने कितना बढ़ाया है टेस्ट का, इसका इलाज का, और क्या ये सिंध और के खैबर पख्तूनख्वा से हटकर भी किसी और सूबे में आपने शुरू किया है, ये करने का इरादा रखते हैं? और इस वक्त तक डोनर्स को छोड़ के और क्या क्या चैलेंजेस आपको आए हैं? सबसे पहली बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ये मरीज़ है 54 मरीज़, 54 मरीज़ ये पूरे पाकिस्तान के हैं, चारों सूबों से उनका ताल्लुक है। तो हमने इसको सिर्फ महदूद नहीं रखा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मरीज़ हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब इसको फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो 54 मरीज़ों का डेटा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से शेयर किया जा चुका है, आज सुबह ही शेयर किया गया है। और ये उम्मीद की जा रही है और हमारी दरख्वास्त है कि क्योंकि इसका सेफ्टी डेटा आ गया है कि इसको देने से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, जैसे कि हमने देखा गुजरे हुए
2 दिनों में WHO ने क्लोरोक्विन के जो ट्रायल हो रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया फिलहाल सेफ्टी कंसर्न की वजह से। सही। तो हमारा जो ट्रायल है दुनिया भर में कहीं पे भी सस्पेंड नहीं हुआ और तकरीबन 17,000 से ज्यादा मरीज जो है पूरी दुनिया तो में डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपका क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान में 60,000 अब कोविड-19 पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं, तो सब ये चाहेंगे कि अगर तरीका इलाज इतना कामयाब है, इसका रेशियो इतना कामयाब है, तो बजाय हम वेंट्स पे जाएं और जिस तरह आपने बताया कि वेंटिलेटर का जो रेट और रेशियो है वो अब 90% कोविड जो पॉजिटिव लोगों के लिए वो इंतहाई ख़तरनाक है, तो सब यही चाहेंगे। तो आपका फिर क्राइटेरिया क्या होता है लोगों को सेलेक्ट करने का कि किसे हम जो है वो इस तरीका इलाज से गुजारें? देखिए, जो रिकमेंडेशंस हमारे ग्रुप ने हुकूमत पाकिस्तान को दी है, हेल्थ डिपार्टमेंट्स को दी है, वो यही है कि इसका दायरा कार को बढ़ाने के लिए हमें उस वक्त इनको प्लाज्मा लगा देना शुरू कर देना चाहिए मरीजों को जिस वक्त उनकी कॉम्प्लिकेशंस ना शुरू हुई हो। यानी मॉडरेट डिग्री या मॉडरेटली सीवियर डिग्री वाले जो मरीज हैं उनको उसी वक्त लगा दिया जाए ताकि उनकी हालत को बिगड़ने से रोका जाए। सही। जो इंतजामात हमें करने होंगे वो समझ लीजिए कि इस वक्त जो इंतजाम है NIBD कराची में वो तकरीबन 3,000 लोगों को प्लाज्मा देने का इंतजाम हमने करके रखा हुआ है। लेकिन अब अगर हम पूरे मुल्क को कवर करना चाह रहे हैं तो तकरीबन हर सूबे में इससे इतना ही या इससे ज़्यादा इंतजाम हुकूमती सतह पे NDMA को या NCOC को वो करने की ज़रूरत होगी और फौरी तौर पे करने की ज़रूरत होगी। और तो फिर ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लाज्मा देके और इनको अब इसको क्लिनिकल ट्रायल की फहरिस्त से निकाल कर एक्सपेंडेड एक्सेस प्रोग्राम के तहत ये भी तजवीज़ दी गई है NCOC को कि इसको एक्सपेंडेड एक्सेस प्रोग्राम के ज़रिए प्लाज्मा को शुरू करवा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचाने की कोशिश की जाए, ICUs के ऊपर लोड को कम किया जाए और वेंटिलेटर की ज़रूरत को कम से कम रखा जाए ताकि लोगों की जानें ज़्यादा से ज़्यादा बच चुके हैं। हम अब हालात ये है कि हम हमारे कंधे जो है ना वो अब जनाजे उठाने के लिए हम तैयार नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ ऐड कीजिएगा काइंडली, जानों को बचाएं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उस पर आपकी रहनुमाई चाहूँगा। पहली तो ये कि जिस शख्स का प्लाज्मा लिया जा रहा है कोविड-19 के बाद जब वो सेहतियाब होता है, इस हवाले से एक तो बता दिए कि क्या वो दोबारा भी कोविड में उसका पॉजिटिव आ सकता है, एक चीज़, और अगर उसका दोबारा कोविड पॉजिटिव आता है और उसका प्लाज्मा लिया जा चुका है तो क्या उसका प्लाज्मा उसी शख्स पे दोबारा इस्तेमाल हो सकता है? पहला वाला जो सवाल आपका है कि अगर किसी शख्स को एक दफ़ा कोविड हो गया और क्या उसको दोबारा कोविड हो सकता है, तो अभी तक हमने जितने लोगों से प्लाज्मा जमा किया है पाकिस्तान में उसमें हम करते ये हैं कि प्लाज्मा जमा करने वाले दिन तक हमारे पास वो रिपोर्ट मौजूद आ जाती है कि उस शख्स को उस प्लाज्मा देते वक्त तो उसके जिस्म में कहीं पे कोरोना कोविड-19 तो नहीं था। तो अभी तक हमें किसी एक आदमी में भी कोविड-19 नजर नहीं आया। ठीक। तो एक तो ये अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में अभी तक ये चीज़ नहीं है जो कि दुनिया के कुछ ममालिक ने दोबारा से कोरोना होने का खदशा जाहिर किया था। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अगर किसी को एक वायरल इन्फेक्शन एक दफ़ा हो जाए क्या उसको दोबारा भी हो सकता है? तो थ्योरेटिकली हाँ हो सकता है। अगर ये उस वक्त होगा कि जब अगर उस आदमी की क़ुव्वत मुदाफ़ियत किसी और बीमारी की वजह से कमज़ोर पड़ गई हो या वो किसी ऐसी दवाओं पे हो जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर करती हो या डायबिटीज़ हो उसको या माफ़ करे कैंसर डेवलप हो जाए, उसके नतीजे में जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है कमज़ोर हो जाए तो फिर हर किस्म के वायरस आसानी के साथ हमला आवर हो जाते हैं और उसमें थ्योरेटिकली कोरोना जो कोविड-19 है वो भी दोबारा हमला आवर उस सूरत में हो सकता है। अच्छा, आम हालत में नहीं होता। जी, मैं जो सेकंड फेज था मेरे क्वेश्चन का कि अगर उसका प्लाज्मा लिया गया है और वो दोबारा से कोविड में हो जाता है तो क्या उसका प्लाज्मा उसी के ऊपर भी इस्तेमाल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर वो उस वक्त तक किसी और मरीज में न लगा हो और रखा हुआ हो और मौजूद हो, ट्रेस अगर हो सकता हो कि हाँ कहाँ रखा हुआ है, सही, तो फिर वो उसको वापस उसके जिस्म में डाला जा सकता है। ठीक है डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में हमें बताया
और हम दुआ करते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डिमांड्स आपकी हैं वो पूरी की जाएं। जिस तरह से एयाज इन्होंने रेट बताया है, रिकवरी रेट बहुत हौसला अफजा रेट है, और अगर इसी सिलसिले को बढ़ाया जाता है, और जिस तरह वेंटिलेटर्स के ऊपर पहले भी मैं एक रिसर्च पढ़ चुका हूँ, मैंने शेयर भी की थी कि वेंटिलेटर्स के बारे में ये कहा जाता है कि वेंटिलेटर्स का जहाँ फ़ायदा है कि मसनूई निज़ाम तनफ़ुस दिया जाता है, सांस दिया जाता है, तो वहीं पे इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है या जो अमवात की शरह है वेंटिलेटर्स पर डालने से वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरीके के जो अल्टरनेट या पैरेलल सिस्टम है, और ये प्लाज्मा जो आज का नहीं है, ये प्लाज्मा बहुत अरसा पहले भी जब इस तरह की वबाई अमराज थी तो उस वक्त भी एज अ तरीका इलाज इस्तेमाल होता रहा है और कामयाबी के साथ होता रहा है। ताहम इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और कुछ चैलेंजेस के बारे में कुछ बातें सामने आई हैं, रिसर्च के हवाले से सामने आई हैं कि आपका, जिस तरह से मैंने क्रॉनिक डिजीज़ के हवाले से डॉक्टर साहब से बात की है कि जो क्रॉनिक डिजीज़ का हामिल शख्स है, अगर उसे लगाया जाए या वो किसी को प्लाज्मा दे तो उस पर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। फिर ब्लड का जो टाइप होता है, अगर ब्लड का टाइप डिफरेंट हो जाए वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो काफ़ी हद तक चीज़ें, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो इसके चैलेंजेस या वो इसके रिस्क से वो ज़्यादा हैं। और बल्कि तमाम हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनसे भी हम ये गुजारिश करेंगे कि प्लाज्मा को लेके जो शायद मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिलों में, जो गलत फहमियाँ हैं, हमें उसका खात्मा जो है वो करना होगा। जिस तरीके से डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि 19,000 के करीब पाकिस्तान में पेशेंट ऐसे हैं जो कि रिकवर कर चुके हैं, और डेली हमें 100 डोनर्स की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ 3 लाख अफराद का प्लाज्मा जो है, जिस तरह वो बता रहे थे, 19,000 के करीब प्लाज्मा से रिकवर नहीं किया, नहीं वो 54 किया। जी टोटल पेशेंट्स की बात करूं जो रिकवर कर चुके हैं हमारे यहाँ कोविड-19 की वजह से। अगर उनकी मैं बात करूं कि अगर उन 19,000 में से भी हमारे पास एटलीस्ट 10,000 लोग भी यासर अपना प्लाज्मा देने के लिए राजी हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये हमारे उन अफराद के लिए कि जो इस वक्त 60,000 पेशेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और इनमें से जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि जिनकी जो क्रिटिकल सिचुएशन है, उनको अगर उनका प्लाज्मा लग सकेगा तो यकीनी तौर पर आपके प्लाज्मा की वजह से उनकी जिंदगियां भी बच जाएंगी। और हम ये जो आप वेंटिलेटर के हवाले से आपने जो एक रिसर्च शेयर की है, तो हम वेंटिलेटर पर भी जाने से बच सकते हैं। बिल्कुल जी, जाने से बच सकते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बाद की स्टेजेस हैं। इससे पहले हमने क्या करना है, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, बार बार हाथ धोने हैं, और खुदारा ये जो मुआनक़े का जो मामला शुरू हो रहा है, मुसाफिर का इशू हो रहा है, इसको प्लीज़ गुरेज करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हमारे ट्रांसमिशन का वक्त जो है नाज़रीन वो अपने अख्ताम को पहुँचता है। एक न्यूज़ ब्रेक है, आप प्रोग्राम देखेंगे और उसके बाद हमारी ट्रांसमिशन 7 से ऑनवर्ड जारी रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।